हुआ यूं कि फ्राइडे को अचानक जब सुबह उठा तो लगा कि तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड और फीवर। और इस वक्त दिल्ली में एक अजीब सा वायरस चल रहा है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग इस वक्त बीमार हैं, दफ्तर में बहुत सारे बीमार हैं। हमारे आमिर हक, उनको डेंगू हो गया। दीपक अभी अभी फीवर से उठा है। सुप्रतीम बनर्जी जिसे आप सुनते हैं डेली दोपहर को, उसे फीवर, उसकी वाइफ जेसी को फीवर, उसके बेटे निंटू को फीवर। वो भी आज दफ्तर उसने अटेंड किया। इसके अलावा कितने लोग हैं दफ्तर में जो बीमार हैं। अभी पता नहीं या तो मौसम है या क्या है। मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी ये थी कि आजकल दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, तो लास्ट वीक एक दिन मन किया तो बालकनी में जाकर बारिश के नीचे बैठ गया, नहाया, डांट खाई। और फ्राइडे को तबीयत ख़राब, तो फ्राइडे इसलिए गायब था। फिर सैटरडे भी नहीं था, संडे भी नहीं था। 3 दिन बिल्कुल रेस्ट, घर में सीधे सीधे एकदम हंटर लेके ये कहा गया कि घर के बाहर कदम भी रखा तो सोच लेना। तो फिर जो भी कहा सावी ने वही माना, घर के अंदर था, सिर्फ आराम किया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं, तो दीपक ने आइडिया दिया। मैंने कहा अच्छा आइडिया है। मैंने कहा 2 दिन कहानी सुनाऊंगा नहीं, तो फ्राइडे एंड सैटरडे कुछ पुरानी स्टोरी चिपका दी थी। आप लोगों ने वो भी देख ली, सुन ली। कुछ ना होने से तो बेहतर है कुछ हो, चाहे वो पुरानी हो। तो इसीलिए ये नया एक एक्सपेरिमेंट था, फ्राइडे सैटरडे। बहुत सारे लोगों के मेल भी थे, सर पुरानी स्टोरी चिपका रहे हो आप। मजबूरी थी। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन कब तक छुट्टी लूँ, इसलिए दफ्तर आ गया। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मेल के लिए, तबीयत के बारे में जानने के लिए। तो अब बिल्कुल ठीक है 80%। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। लेकिन आज की जो कहानी सुनाऊं उससे पहले, आज के असल में जो शुरुआत एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यकीन नहीं होता कि हम 21st सेंचुरी में हैं, 21वीं सदी में भी ऐसा होता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना। इस गुना में लास्ट वीक एक पंचायत बैठी, भरी पंचायत, सैकड़ों लोग, और उस पंचायत के बीचों बीच एक महिला बैठी। पंचायत शुरू हुई, एक मुकदमा चला उस पंचायत में। मतलब कोई पुलिस, कोई जज, कुछ नहीं, पंचायत। अपने देश के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पंचायत आज भी सबसे ताकतवर है। तो मुकदमा ये था कि इस महिला पर इल्जाम था कि इसने अपने पति को गला घोंटकर मारा है। पंचायत बैठी, पूछा गया महिला से। काफ़ी तरफ से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, और आखिरकार उस महिला ने पंचायत के आगे, आप तो दबाव में या जिसमें भी कहें आप, उसने कहा हाँ मैंने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वो बीमार था और लगातार उसकी बीमारी से मैं तंग आ गई थी। ये उस पंचायत के दौरान की बातचीत है। अब ये मीडिया तक बात पहुंची, पंचायत को किसी ने शूट किया, उसके विजुअल आए, पुलिस तक पहुंची। तो फिर जो पूरी कहानी निकल कर सामने आई वो ये कि इस महिला के पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। बीमार था, सबको पता था। अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी कुछ परिवार वालों की नज़र उसके गले पर पड़ी। गले में एक काला सा निशान था, उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा नहीं, इसका पोस्टमार्टम कराते हैं। लोग पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने कहा इसका पोस्टमार्टम कराइए, हमें शक है इसका मर्डर हुआ। पुलिस वालों ने कहा कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो, ले जाओ अंतिम संस्कार कर दो। कोई FIR नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, गले पर निशान है। उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने वो निशान देखा, उन्हें यकीन था कि इस शख्स का कत्ल हुआ है। बात पंचायत तक पहुंची, सरपंचों तक पहुंची। उसके बाद पंचायत बुलाई गई, उस महिला को बुलाया गया, महिला को बिठाया गया और कहा कि भाई अब तुम बताओ। अब शायद दबाव था या क्या था, असलियत तो नहीं मालूम, लेकिन महिला ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने अपने पति का कत्ल किया था, उसकी बीमारी से तंग आकर। अब महिला ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ एक उलझन है। उलझन ये कि ये साबित कैसे हो कि महिला ने सच कहा। और पंचायत तो फैसला कानूनन तो नहीं सुनाएगी, मामला कोर्ट कचहरी का है। तो पुलिस के पास अब सबूत क्या है? काश पुलिस ने पोस्टमार्टम करा लिया होता तो पता चल जाता मौत की वजह क्या है, बीमारी या गला घोंट कर मारना। पुलिस ने टालने के लिए अंतिम संस्कार करवा दिया, बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना पोस्टमार्टम कराए हुए। और अब ये महिला जब अंतिम संस्कार हो चुका तब पंचायत बैठी और पंचायत के सामने इकरार जुर्म कर रही है। इस इकरार जुर्म का कानूनी पैमाना क्या? क्योंकि सबूत तब है नहीं, अंतिम संस्कार हो चुका, लाश से कोई ऐसी चीज़ अब मिलेगी नहीं जिसके ज़रिए आप पोस्टमार्टम करें और मौत की वजह पता करें। तो एक तरफ महिला का इकरारनामा पंचायत के सामने जिसकी कानूनी मान्यता नहीं है, और दूसरी तरफ पुलिस का ये रवैया। 21वीं सदी में मध्य प्रदेश के गुना जैसे इलाके में
एक पंचायत इस तरह से बैठती है और एक मुकदमा, कत्ल का मुकदमा सुनती है, जिस मुकदमे को पुलिस ठुकरा चुकी, जिसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई मर्डर का केस नहीं, लेकिन पंचायत उसको टेक ओवर करती है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, महिला ने दबाव में एक्सेप्ट किया या वाकई उसकी मौत नहीं कत्ल है, ये सारे रहस्य अब गायब, क्योंकि अब पता चल ही नहीं सकता, बॉडी है नहीं। तो ये तो रही 21वीं सदी के इस पंचायत की कहानी। इससे भी अजीब कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, 21वीं सदी 2025 में हम बैठे हैं, हम चांद सितारों तक पहुंच रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या तरक्की हो रही है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कई चीज़ें जब ऐसी होती हैं तो लगता है हम कई 100 बरस पुराने के दौर जो साल होते हैं उसी में जी रहे हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि 2025 21वीं सदी में एक दादा अपने पोते की बलि दे, और बलि भी यूं ही नहीं, मंत्र पढ़ पढ़ कर काली माता के सामने पूरे रस्म रिवाज के साथ। लेकिन ऐसा हुआ 21वीं सदी में यूपी के प्रयागराज में एक दादा ने अपने पोते, जो 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, बेहद मासूम सुंदर दिखता बच्चा, और दादा ने उसकी बलि दे दी काली माता के सामने पूरे मंत्रोच्चारण के दौरान। सोच से भी परे की चीज है कि आज के दौर में ये मुमकिन है, लेकिन क्या करें, सच्चाई है, सारे सबूत हैं, तस्वीरें हैं। तो पूरी कहानी कुछ यूं है इस 21वीं सदी के सबसे अजीब और गरीब क्राइम की, कि इसी महीने की 26 अगस्त की बात थी, पिछले महीने, आज से तो 1 सितंबर शुरू हो गया। 17 साल का पीयूष 11th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, ठीक ठाक उसकी जिंदगी चल रही थी, पिता थे नहीं, माँ थी, पाल रही थी, और रोज़ाना वो सुबह स्कूल के लिए घर से निकलता 8 बजे और 2:30 बजे घर से लौट आता जब स्कूल की छुट्टी होती। 26 अगस्त को भी सुबह 8 बजे वो घर से निकला, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। 2:30 से 3, 3 से 4, 4 से 5 शाम हो गई, लेकिन 17 साल के पीयूष का कोई सुराग नहीं मिला। परेशान घर वाले, चूंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं, फौरन भागते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनका बच्चा गायब है। पुलिस वाले फौरन एक्शन में आते हैं, पुलिस की टीमें बनाई जाती हैं। अब सबसे पहले पुलिस स्कूल पहुंचती है, जो भी टीचर थे, जो उसके सहपाठी थे, स्टूडेंट्स थे, उन सबसे पूछताछ होती है। पहली चीज़ पुलिस को जो चौंकाती है वो ये पता चलता है कि 26 अगस्त को पीयूष स्कूल आया ही नहीं, जबकि पीयूष कभी भी स्कूल एब्सेंट नहीं करता था। वो एक सिंसियर होनहार बच्चा था, घर से यूनिफॉर्म पहन कर गया, बस्ता उसके पास है, टिफिन बॉक्स लेकर गया है, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। अब पुलिस वालों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने उस स्कूल की इर्द गिर्द जितने भी हैं करीब 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। सारे कैमरे देख लिए, कोई सुराग नहीं मिला। पीयूष के पास, चूंकि 17 साल 11th क्लास, और 11th क्लास स्कूलों में मोबाइल बैन, तो कोई मोबाइल भी नहीं था जिसके ज़रिए उसका लोकेशन पता किया जा सकता। पुलिस तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। अब 27 अगस्त की तारीख आ गई, नेक्स्ट डे 27 अगस्त को पुलिस पूरे गांव में, गांव के आसपास, स्कूल के इर्द गिर्द कई किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है, पीयूष की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर रही है, लेकिन पीयूष का कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी एक महिला पुलिस के सामने आती है और वो कहती है, साहब 26 अगस्त की शाम को, बल्कि देर शाम हो गई थी, मैंने एक शख्स को फलाने एरिया में, हाथ में उसके पॉलीथिन था बड़ा सा, और वहाँ कुछ फेंकते हुए देखा है। जंगल है, उसके करीब में नाला है वहाँ पर। और वो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि गांव में इस तरह का मंजर कभी देखने को मिलता नहीं है। अब उस महिला को हुलिया वुलिया पता नहीं, उसने कहा अंधेरा भी हो रहा था, मैंने चेहरा ठीक से देखा नहीं, लेकिन हाँ उसके हाथ में पॉलीथिन और वो कुछ फेंक रहा है। पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस उस महिला के बताए हुए जगह पर पहुंचती है, वहाँ तलाशी लेती है। जब तलाशी लेती है तो वहाँ से 2 इंसानी पैर मिलते हैं। अब जैसे ही पैर मिले, पुलिस को लगा कि महिला ने तो सच कहा।
अब पुलिस की टीम उस इलाके को जाने वाले हर रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालने का फैसला किया। मेहनत रंग लाई। एक दो सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स, अच्छा उस महिला ने कहा था वो बंदा स्कूटी पर आया और स्कूटी से यहाँ तक आया, कुछ फेंका और स्कूटी से चला गया। तो अब एक दो कैमरे में सेम टाइमिंग, वही लोकेशन, उस तरफ एक स्कूटी जा रही है और फिर आ रही है, जो महिला ने टाइम बताया उससे मैच कर रहा है। पुलिस ने उस स्कूटी के जरिए स्कूटी सवार का चेहरा जूम करके पहचानने की कोशिश की। चेहरा क्लियर हो गया। अब पुलिस को लगा कि ये शख्स कौन हो सकता है और इस बच्चे से क्या दुश्मनी। अभी तक ये बताया नहीं किसी से कि इस बच्चे के 2 पैर मिले हैं, इसका मतलब ये क्लियर था कि अब बच्चा इस दुनिया में तो है नहीं। लेकिन वो यूनिफॉर्म के साथ था, स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस समझ चुकी थी। खैर, पुलिस अब पीयूष के घर वालों को बुलाती है और बुलाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद उस स्कूटी सवार का चेहरा दिखाती है और पूछती है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। उस तस्वीर को देखते ही अचानक पीयूष के घर वाले चौंक उठते हैं। कहते हैं हाँ, इनका नाम सरन सिंह है और ये पीयूष के दादा हैं, चचेरे दादा। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, एक दादा अपने पोते का पैर काटकर जंगल में क्यों फेंकेगा। खैर, नाम और पता मिल गया, पता चला उसी गांव से दूर दादा रहते हैं। अब 28 अगस्त की बात थी। पुलिस पहुंचती है घर के बाहर वही स्कूटी मिल जाती है। अब पुलिस सरन सिंह को पूछताछ के लिए ले जाती है अपने साथ। जब सरन सिंह को पूछताछ के लिए ले जाती है तो उतनी देर में कुछ पुलिस की टीम उनके घर की तलाशी लेती है। जब पुलिस वाले घर के अंदर पहुंचते हैं तो बाकी गांव के तमाम घरों से अलग एक कमरे में एक अजीब तस्वीर उन्हें दिखाई देती है। एक कमरे के अंदर एक काली माँ की मूर्ति है, वहाँ पूजा की बहुत सारी सामग्री रखी है और उस कमरे में बाकी घर और घर के बाहरी इलाकों के बनिस्बत मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ इत्र की खुशबू आ रही थी और धूप बत्ती की। पहले पुलिस को लगा कि पूजा पाठ किया है तो धूप बत्ती है, लेकिन धूप बत्ती के साथ एक अजीब सी इत्र की खुशबू आ रही थी और ऐसा लगा था जैसे इत्र बिल्कुल बहा दिया गया इस कमरे में। पुलिस ने खैर फॉरेंसिक टीम बुलाई, कमरे की पूरी तलाशी ली गई। अब उधर दूसरी टीम शरण सिंह से पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर में शरण सिंह ने सब कुछ उगल दिया। शरण सिंह ने जो कहानी सुनाई वो 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, ये हम सबको एक बार फिर से मतलब सोच कर ही बेचैन भी कर देता है कि कहाँ ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, बलि इंसानों की पुराने दौर होते 500,000 साल समझ में आता है। आज के इस दौर में, वो भी प्रयागराज, जहाँ भी कुछ वक्त पहले महाकुंभ हुआ है, करोड़ों लोग आए थे वहाँ पर, और उसी प्रयागराज में एक दादा अपने पोते को अपने हाथ से मार रहा है बलि के नाम पर। कैसे मुमकिन है और क्यों? सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था, क्यों? अब पुलिस ने शरण सिंह से पूछताछ शुरू की। तो पहले तो शरण सिंह से पूछा गया, भाई वो 2 पैर मिले, बाकी कहाँ? अब शरण सिंह ने बताना शुरू किया कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस गांव के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के दायरे में 3 पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है। उसने 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की टीम को अपने साथ ले गया और उसने तय जगह बताई, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। 3 जगहों से 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को सर, धड़ और 2 हाथ बरामद हुए। 2 पैर पहले ही मिल चुके थे उस महिला के बयान पर। धड़ एक साड़ी में लपेटा गया था और उसे एक पॉलिथीन में रखा गया था। अब जब सारी चीजें मिल गई तो ये क्लियर हो गया कि पीयूष का कत्ल हो चुका है। अब पीयूष के दादा से पूछताछ हुई। दादा ने कहा कि मैं पीयूष की बलि देने की तैयारी पिछले 1 महीने से कर रहा था। मैं चचेरा दादा था तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं था, लेकिन 1 महीने से कर रहा था। इस 1 महीने में मैंने हथियार खरीदे, पूजा की सामग्री खरीदी, प्लास्टिक की थैलियाँ खरीदी और ये सारी चीज़ें एक एक कर घर में रखता गया। अब मुझे सिर्फ पीयूष का भरोसा जीतना था, तो 1 महीने पहले से मैंने पीयूष की रेकी करनी शुरू की। मैंने देखा वो सुबह स्कूल के लिए निकलता 8 बजे और 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती, 3 बजे तक घर पहुंच जाता है। तो मैं बेवजह उसके घर और स्कूल के बीच में
जब मैंने रेकी की कि किस रास्ते से जाता है, तो कई बार वहाँ उससे टकराया, उससे बातचीत की। पीयूष ने अपने दादा के पैर छुए हमेशा, और फिर धीरे धीरे उसको भरोसा जीत लिया। अब पीयूष जब भी दादा से मिलता तो दादा के पैर छूता, दादा भी उसे गले लगाते। पीयूष को लगा चलो दादा बहुत प्यार करते हैं। 1 महीने ये कवायद चली। 1 महीने के बाद अब पीयूष पूरी तरीके से दादा के प्यार में था। 26 अगस्त की अब तारीख आती है। सुबह 8:30 बजे पीयूष घर से निकलता है। दादा थोड़ी दूरी पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही वो दिखता है वो कहता है, पीयूष थोड़ा सा काम है बेटा, स्कूल जाने से पहले मेरे घर से होते हुए चलो, कुछ तुम्हें देना है। पीयूष को भी ये था कि थोड़े अभी टाइम है, मैं टाइम पे स्कूल पहुंच जाऊंगा, दादा की बात है, दादा की बात टालूं कैसे। अब दादा पीयूष को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर में कोई नहीं। घर के अंदर जैसे ही ये उस कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पूजा की सारी तैयारी थी, जहाँ बलि की सारी तैयारी थी, और पीयूष देख रहा, तभी अचानक पीछे से दादा आते हैं और एक वजनी पत्थर उसके सर के पीछे जोर से दे मारते हैं। पीयूष सर पकड़े ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन सांसें चल रही थी। अब दादा को लगता है कि सांसें चल रही हैं, क्या करूं। फिर वो तकिया लेकर आते हैं कमरे से, तकिया से उसका मुंह दबाते हैं। थोड़ी देर छटपटाने के बाद पीयूष दम तोड़ देता है। इसके बाद अब वो पीयूष की लाश को काली माता के घर के अंदर रखी मूर्ति के पास ले जाते हैं, और अब दादा जो है मंत्रोच्चारण शुरू कर देता है। पूरा मंत्र पढ़ता है, और सबसे पहले वो जो हथियार लेकर आया था उससे पीयूष का गला काटता है। गला काटने के बाद दोनों हाथ काटता है, फिर दोनों पैर काटता है। पॉलीथीन और बाकी चीज़ें लाया था, उन सब में उसको पैक करता है। धड़ का हिस्सा बड़ा था, पॉलीथीन में आ नहीं रहा, तो उसने साड़ी में लपेटा। इसके बाद उनको एक तरफ कोने में रखा, पूरे घर की सफाई की, और फिर पूजा पाठ में लग गया। अपने सारे मंत्र तंत्र जो भी थे, जो उसको बताया गया था, वो पढ़ता रहा। जब उसका ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, फिर वो पहले से ही इत्र की 100 से ज़्यादा शीशियाँ लेकर आया था। उसने पूरे कमरे में डाल दिया, धूप बत्ती जला दी, और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जब शाम हुई तो उसे ये लगा कि पुलिस लाश के टुकड़ों को ढूंढने में ही कई दिन लगा दे, इसलिए उसने 10 किलोमीटर के दायरे में उस पीयूष के जिस्म के 4 टुकड़ों को अलग अलग फेंकने का फैसला किया था। वो आता है स्कूटी में, एक टुकड़ा लेता और चला जाता, एक राइट, एक लेफ्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ, 10 किलोमीटर तक, 26 अगस्त की रात तक वह टुकड़ों को फेंकता रहा। और ये सब करने के बाद अगले दिन सुबह से बाहर कुर्सी निकाली और घर के बाहर आराम से बैठा हुआ है, अखबार भी पढ़ रहा है, जैसे कुछ हुआ नहीं। अखबार में वो उस खबर को टटोल रहा था या तलाश रहा था कि शायद किसी बच्चे की मर्डर की कोई कहानी आए, लेकिन उसे मिली नहीं। अखबार में वो कहानी आती उससे पहले पुलिस उसके घर आ गई, क्योंकि एक महिला ने उस स्कूटी को देखा और उस स्कूटी को कुछ कैमरों ने कैद किया, जिसके ज़रिए पुलिस वहाँ तक पहुँच गई। अब शरण सिंह अपना जुर्म कबूल कर चुका था। अब सवाल ये था कि शरण सिंह एक पढ़ा लिखा इंसान, प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला, और पोता जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, 11वीं में पढ़ता है अभी, आज के इस दौर में उसकी बलि क्यों? तब शरण सिंह ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि 2023 में मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी थी, किसी प्रॉब्लम में थी। मैं उसके सदमे से मौत के भी उबरा भी नहीं था कि 2024 में उसने कहा मेरे बेटे ने भी अपनी जान दे दी, यमुना पुल के नीचे कूद गया। बोला मेरे बेटे और बेटी की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, घर में सब कुछ बिखर गया। तभी मेरी ज़िंदगी में एक तांत्रिक आया। मैंने तांत्रिक से पूछा कि मेरा सब कुछ ठीक था, फिर मेरे घर में ये अचानक इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूटा? मेरे बेटे और फिर बेटी साल भर के अंदर दोनों की मौत क्यों हो गई? तब उस तांत्रिक ने कहा कि जो तुम्हारी भाभी है, यानी पीयूष की दादी, उन्होंने जादू टोना कर रखा है तुम्हारे घर पर, और उसी जादू टोने की वजह से तुम्हारे घर में एक एक करके लोगों की मौत हो रही है। इसे रोकना पड़ेगा, इसका उपाय करना पड़ेगा। शरण सिंह ने पूछा क्या उपाय है?
उसने कहा कि तुम उसी परिवार के किसी एक लड़के या लड़की की बलि दे दो तो तुम्हारा ये बला टल जाएगा। फैसला तुम्हें करना है, लड़के की या लड़की की, बट तुम तय करो। और उसी परिवार का, यानी उसकी भाभी के घर का, पीयूष की दादी के घर का। अब शरण सिंह लग गया, चचेरा दादा था ही था, घर आना जाना था, उसे पता है कौन कौन है। फिर उसने चुना पीयूष को, लड़की को नहीं, मतलब अपनी पोती को नहीं, पोते को चुना, क्योंकि उसे पता था कि ये स्कूल जाता है, इसको उठा कर ले जाना ईजी है, और वो लड़की है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसने 1 महीने तक रेकी की। इस दौरान में उसने सारी पूजा सामग्री के सामान खरीदे, तांत्रिक ने उसे तंत्र मंत्र की सारी क्रियाएं बताई, उसे बताया कि घर में लाने के बाद क्या क्या करना है, कैसे बलि देनी है, बलि देने के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताई। और उसी अंधविश्वास में, चूँकि घर में 2 मौत हो चुकी थी, बाकी मौत ना हो, और ये था कि भाभी ने तंत्र मंत्र कर रखा है, जादू टोना कर रखा है, 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 17 साल के मासूम की बलि ले ली। शरण सिंह तो पकड़ा गया, लेकिन वो तांत्रिक जो इन सारी साजिशों के पीछे, जिससे शरण सिंह के दिमाग में ये बात डाली, ये बलि की बात डाली, वो भाग गया। अब प्रयागराज की एक पुलिस जोरों शोर से उस तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है। अब जब तांत्रिक सामने आएगा तो उससे यही पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि बलि देने से कोई समस्या कैसे हल हो सकता है, और इंसान की बलि। सोचकर अजीब लगता है, जब से ये कहानी आए बार बार सोचता हूँ और फिर सोचता हूँ उस मासूम की क्या गलती है। चेहरे पे इतनी उसके नूर है, मुस्कुराहट है, मासूम है, और अपने ही दादा के हाथों बलि का शिकार हो गया। क्या कहिएगा इसको, मतलब सोच से परे की चीज़। खैर, इस अफसोसनाक कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक